Hello, Assalamu alaikum viewers. Welcome to our this third video of this series of physics solutions of NEET 2022. So coming on to this question, that's question number 43. A capacitor of capacitance 900 picofarad is charged fully by a 100-volt battery as shown in the figure A. तो A फिगर में क्या किया गया है, जिस 100 वोल्ट से एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है जिसकी कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरड है, और उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट किया गया है एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्जड और दूसरे सेम सिमिलर टाइप ऑफ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरड रखी गई है, उसकी भी उससे कनेक्ट किया गया है। तो हमें बोलना है कि इस सिस्टम बी की क्या एनर्जी है। तो पहले हम इनिशियल एनर्जी ढूंढेंगे जो कि पहले वाले सिस्टम की होगी, दैट इज सिस्टम ए की। इनिशियल एनर्जी तो बराबर हो जाएगी 1/2 सी वी स्क्वायर, दैट इज 1/2 सी हमारा है 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी, दैट इज 10⁻⁴ सी वी स्क्वायर। तो जो इसका आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये हमारी इनिशियल एनर्जी है। तो जब हम इस कैपेसिटर को इस कॉन्फ़िगरेशन में लाएंगे तो क्या होगा, इस वाले कैपेसिटर से दूसरा वाला कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये तब तक चार्ज हो जाएगा जब तक ना कि इनका पोटेंशियल सेम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक आसानी हमें दिए गए हैं कि सेम टाइप ऑफ कैपेसिटर दिए गए हैं। तो अगर सेम टाइप ऑफ कैपेसिटर दिए गए हैं, सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर, तो एक सिमेट्रिक कंडीशन बन जाती है जिससे ये इनका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा हाफ वैल्यू तक, दैट इज वी 100 से ड्रॉप करके 50 पे आ जाएगा और ये 50 पे दोनों आ जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों 50 वोल्ट्स पे चार्ज हो जाएंगे। तो दो में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि इन दो की कैपेसिटेंस भी सेम है और वोल्टेज भी सेम है, तो दोनों में एनर्जी भी सेम आ जाएगी। तो जो बी सिस्टम है उसकी जो नेट एनर्जी है वो आ जाएगी ट्वाइस, बिकॉज दो कैपेसिटर हैं और उनकी आपस में इक्वल एनर्जी बन जाएगी। सी टाइम्स वी, एक कैपेसिटर की होगी 1/2 सी वी स्क्वायर, लेकिन वो ट्वाइस आ जाएगी बिकॉज दो कैपेसिटर हैं। सो दिस 2 and 2 विल गो। सी हमारा है 900 पिकोफैरड इंटू वी, वी हमारा है 50 इस वक्त, बिकॉज पोटेंशियल कम हुआ है, बिकॉज एक को दूसरे को चार्ज करना पड़ा। तो 1 2 3 4 दैट इज 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 और 4, 10 to the power is seconds, 10 to the 4 power 10, 10 is power -12 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 to the power -8 और ये बन जाएगा 225 इंटू 10 to the power -8 जूल्स। तो इसको स्टैंडर्ड में लाते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, दैट इज 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। इसकी जो एनर्जी बन जाएगी इस सिस्टम की। सो दैट इज आवर ऑप्शन 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4 kg वाटर एट STP, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेंच। तो हमें दिया गया है 4.5 kg ऑफ वाटर दिया गया है, 4.5 kg ऑफ H2O दिया गया है और बोला गया है STP दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस दिए गए हैं। तो इसका मतलब है T हमारा है 273.15 केल्विन,
473.15 केल्विन दिया गया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है हमारा। तो हम इसमें पहले हमारा n निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा होगा मास ऑफ दिस वाटर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 आता है, तो उससे हमारा n आ जाएगा, दैट इज 4.5 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो ये हमारा आ जाएगा n, और ये आ जाएगा 250। नेक्स्ट we will use the gas equation, that is PV is equal to nRT यूज़ करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम, निकालना है इस वाटर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालना है। तो V आ जाएगा nRT/P। तो n हमारा आ गया 250, R हमारा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 0.0, यस कांस्टेंट वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 273.15 डिवाइडेड बाय 1 एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा V आ जाएगा वो आ जाएगा 5606 लीटर्स, हमारा लीटर में आ जाएगा। और अगर हमें इसे मीटर क्यूब में करना है कन्वर्ट, तो डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा, दैट्स 5.606 मीटर क्यूब। सो लुकिंग ऑन टू द आंसर 5.606, that is our 5.606 यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है पूरा, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 5.606। आई कॉन्ट फाइंड आउट, मुझे पूरा साफ से नहीं नज़र आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूक्लियस ऑफ मास 118, मास नंबर दिया गया है 189, एक न्यूक्लियस जो कि ब्रेक होता है दो डॉटर न्यूक्लियस में, जिनका मास नंबर है 125 और 64। हमें क्या बोलना है, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियस। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस इज नॉट गेटिंग रबड़। सो आपको पता है 189 मास का ब्रेक हुआ है 125 प्लस 64 में, और जो हमारा रेडियस होता है वो मास नंबर के थर्ड इनवर्स पावर पे प्रोपोर्शनल होता है, दैट्स a raised पावर 1/3। तो हमें क्या निकालना है, 125 और 64 के दरमियान रेशो, अगर इसका r1 रखे रेडियस और इसका r2 रखे, दैट इज r1 अपॉन r2 will be equal to 125 upon 64, लेकिन क्यूब रूट, that is 5 upon 4, simple, this is 5 upon 4, which is our option, that's our option 2, correct answer is option 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। ए बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, एक कॉइल दी गई है जिसके 1000 टर्न्स दिए गए हैं, और इस कॉइल का जो टर्न्स हैं n वो 1000 है, और इसका जो रेडियस है दैट इज 10 मीटर, और क्या कहा गया है, ये रोटेट कर रही है अबाउट इट्स डायमीटर।
इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करें, दैट इज़ अगर इसका ये डायमीटर है तो इसके रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर रही है एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। और क्या कहा गया है, इट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थस मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अर्थस मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में से पास हो रहा है, उसका जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है बी परपेंडिकुलर, उसको 2 × 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर है, और जो रेजिस्टेंस कॉइल की है दैट इज़ 12.56 ओहम। तो हमें क्या करना है, तो इसमें हमें इंड्यूस्ड करंट बोलनी है कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कॉइल रोटेट कर रही है तो इसमें से फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट आ जाएगी, और वही करंट हमें ढूंढने को बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम फाई निकालेंगे, जो हमारा फाई बराबर होता है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी टाइम्स एरिया, दैट इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं इस ये जो हमारी कॉइल है इसका जो एरिया वेक्टर है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा इस वक्त, लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा जो वो एरिया वेक्टर भी मूव कर रहा है, मीन्स दिस थीटा इज़ नॉट कांस्टेंट। तो क्या हम लिख सकते हैं इस थीटा को बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो जो हमारा बी है दैट इज़ 2 × 10⁻⁵ -5 into area of this coil that is पाई और स्क्वायर, और हमारा है 10, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻² इंटू कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 एंड दिस इज, तो पहले हम इसको ओमेगा 2t ही रखते हैं, तो ये हमारा पाई आ जाएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ निकाले, मैग्नीट्यूड खाली, तो वो आ जाएगा d⁻dt। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻5, तो ये आ जाएगा -3, और ये 2 डिफ्रेंशिएशन करके बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉस की साइन ऑफ 2t। माइनस को हम नहीं लेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो हमें बोला गया मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट का मतलब है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट हमारे मैक्सिमम ईएमएफ के वक्त हो जाएगी। तो ये कंपोनेंट, ये जो टर्म है ये 1 बनना चाहिए। तो ई मैक्स जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻3। तो लेकिन हमें बोला है आई मैक्स निकालने के लिए, आई मैक्स तो हमारा आ जाएगा सीधे ई मैक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमारी रेजिस्टेंस दी गई है 4 पाई इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई आर हमारा है 12.56। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट एक फैक्टर तो हमने लिया ही नहीं बिकॉज इसमें टर्न हमारे 1000 है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वो n टाइम्स हो जाएगा, तो ये n साथ आ जाएगा, दिस n विल कम अलोंग, तो इंटू 1000 भी आ जाएगा बिकॉज ये 1000 टर्न्स हैं, एंड 1000 इंटू 10⁻³ इज़ 1, और 4 पाई और 12.56 आपस में कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज 4 पाई इज इक्वल टू 12.56। सो आई मैक्स जो हमारा है वो आ जाएगा 1 एम्पियर, बिकॉज दीज आर 1000
टर्न्स और 1000 को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47, उसको हम सॉल्व करेंगे। एक सीरीज LCR सर्किट दिया गया है and connected to a voltage source V. If the resonant frequency of the LCR is V0 and the frequency of the AC source is V, तो हमें क्या बोला गया है, एक LCR सर्किट दिया गया है हमें, LC और R सर्किट दिया गया है जिसको कनेक्ट किया गया है एक सोर्स के साथ, AC सोर्स के साथ, जिसका वैल्यू है V इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 100t के बराबर इसका वैल्यू है। हमें क्या बोला गया है, एक तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है और निकालना है हमें, और हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स को निकालना है। तो आप देख सकते हैं जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है एक LCR सर्किट की, वो होती है बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई रूट ऑफ L का वैल्यू दिया गया होगा दैट इज 10 हेनरी और C का वैल्यू दिया गया है 10 माइक्रोफैरड दैट इज 10 टू द पावर -6। तो ये हमारी V0 आ रही है, तो ये आएगा 1/2 पाई, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 10 टू द पावर -4 और ये आ जाएगा 1/2 पाई और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2। तो V0 जो हमारा आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 100/2 पाई और वो बन जाएगा 50/पाई। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है 50/पाई, 50/पाई आ रही है। और इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स भी पूछा गया है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। जो हमारा दिया गया है सोर्स का V इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 100t, तो ये हमारा होता है ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा बराबर है 100 के, दैट इज 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 100। तो न्यू हमारा 21 आर 250 आर, तो न्यू हमारा आ जाएगा 50/पाई, दैट इज द सेम एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा सर्किट है वो रेजोनेंस में है और हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी भी 50/पाई है। तो जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी दैट इज 50/पाई, which is our option. You can see this option 1, that is both are equal. Moving on to next question. अब हमारे पास only 2-3 क्वेश्चन ही रह गए होंगे। तो moving on to next question. Where is the next question? So एक गेट दिया गया है हमें जिसका हमें ट्रुथ टेबल आइडेंटिफाई करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देख सकते हैं इनपुट है AB और आउटपुट है C। तो क्या हम C को लिख सकते हैं A टाइम्स B। तो पहले गेट में AB जा रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, उधर से कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और वो C में जा रहा है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। और इसमें एक इनपुट A बार जा रहा है, दूसरा इनपुट B जा रहा है और उसका भी नॉट गेट से जा रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो AB बार होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट विद A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज A बार A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट
प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज 0, सो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कॉमन आ जाएगा और अंदर दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए है यहाँ पे, तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज अगेन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हमारा जो आउटपुट है वो बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। इसके बाद हम ट्रुथ टेबल्स को एनालाइज करेंगे कि कौन सा वाला ट्रुथ टेबल बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। 0 1 1 0 0 0 1 1, सो दिस इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट बी, सो ये नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट द आंसर। इसके बाद 0 1 1 0 0 1 1 0, सो दिस इज द आंसर बिकॉज सी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। 0 के बाद बजाय आंसर हमारा आउटपुट में 1 है, 1 के बजाय 0 है, 0 के बजाय 1 है और 1 के बजाय 0 है। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 3 में आप देख सकते हैं 0 0 1 1 0 0, सो इट इज़ इक्वल टू बी, सो ये नहीं है। यहाँ पर भी 1 के बजाय 1 है, तो ये भी नहीं है, सो इसका करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस माइनस q and plus q, माइनस q and प्लस q, 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे और हमें पूछा गया है एट ए डिस्टेंस l, इनकी जो आपस में डिस्टेंस है वो l है, तो ये एक किस्म का डायपोल बन गया हमारा। तो हमें बोलना है एट ए डिस्टेंस r ग्रेटर देन l, फॉर एग्जांपल इसका सेंटर यहाँ पे है, तो किसी r पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोलना है। तो ये तो एक्चुअल पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि ई एक्चुअल जो हमारा आएगा, ई एक्चुअल विल बी, ई एक्चुअल हमारा बराबर होता है ट्वाइस ऑफ के पी, पी इज द डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दैट पॉइंट। यहाँ पर एक चार्ज है हमारा और यहाँ पे दूसरा चार्ज है, तो इट इज E is inversely proportional to r cube, that's the distance between the center of the dipole and that point। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फाइनल क्वेश्चन, तो जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो two transparent medium A and B are separated by plane boundary. The speed of light in those medium are 1.5 into 10 to the power 8, इसमें स्पीड है इस मीडियम में, ऊपर वाले मीडियम में, और नीचे वाले मीडियम में 2 into 10 to the power 8 स्पीड है। तो जिसमें ज़्यादा स्पीड होगी वो रेयर मीडियम होगा और जिसमें कम स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम होगा। तो हमें क्या बोलना है, क्रिटिकल एंगल बोलना है। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है कि हमारा जो, अगर यहाँ से हमारी वेव जा रही है रियर टू डेंसर, तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा थीटा आर वो 90 होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा हमारा, जो कि हम इंसिडेंट करेंगे। तो इसका अगर हमारा रियरर का जो हमारा दिया गया है
म्यू आई अगर इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका म्यू टू है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे म्यू वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा आर। तो इसके बाद म्यू साइन थीटा सी को ऐसे रखेंगे और म्यू टू बाई म्यू वन आ जाएगा यहाँ से, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और साइन 90 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, 90 विल बी इक्वल टू 1। तो साइन थीटा सी और जो हमारा म्यू टू बाई म्यू वन है दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वी टू अपॉन वी वन। ये हमारा वी टू है और ये हमारा वी वन है। तो क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 8 whole divided by 2 into 10 to the power 8 into 1, this 1 point, this and this will go, और ये आ जाएगा 1.5 upon 2, that is 3 upon 4, sin theta c is equal to 3 upon 4, और 3 upon 4 होता है 0.75। तो जो हमारा थीटा सी आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस वाली सिचुएशन में दैट इज 0.75 विच इज आवर ऑप्शन 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। सो दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। होप यू हैव liked this question series and our effort in solving these questions. Hope you will get concepts from this and you will excel in your career. Thank you for watching this video.